माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा आप सबके डिमांड पे मैं जो है बुंदेली काव्य के ऊपर नया वीडियो बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ और हम बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गंगाधर व्यास का जन्म कब हुआ था? संवत 1906 में, संवत 1907 में, 1908 में या 1910 में? तो इस प्रश्न का उत्तर है आ, संवत 1906 में। दूसरा क्वेश्चन है, गंगाधर व्यास की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों, गंगाधर व्यास की मृत्यु होती है संवत 1973 में, यानी बा ऑप्शन। फिर है अगला, गंगाधर व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म छतरपुर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। गंगाधर व्यास का सम्मान कहाँ के नरेश ने किया था? तो इसका उत्तर है कि इन सभी ने किया था, छतरपुर के राजा, पन्ना के राजा और बिजावर के राजाओं ने। गंगाधर व्यास किस परंपरा के कवि है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ईसुरी की परंपरा के कवि हैं। जिस प्रकार से चौखड़ियाँ और फाग को महाकवि ईसुरी ने लिखा है, इसी प्रकार से गंगाधर व्यास ने भी अपने फाग और चौखड़ियों का इसमें परिचय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाधर व्यास किस प्रकार के कवि थे? तो ये एक राज दरबारी कवि थे, तभी तो इनको इतना इनाम मिला। गंगाधर व्यास की भाषा कैसी है? तो आप जानते हैं गंगाधर व्यास की भाषा बहुत ही सरल है, सुबोध है और सुमधुर है। तो इसका उत्तर होगा दा। गंगाधर व्यास की उपमा किससे उत्कृष्ट यानी किससे की जाती है? तो गंगाधर व्यास की जो उपमा है वो रीतकालीन कवियों से की जाती है, क्योंकि रीतकालीन कवियों ने जो भी काव्य लिखे हैं उसमें अलंकार, रस, छंद और यानी कि काव्य लक्षणों को ध्यान में रखा है। तो महाकवि गंगाधर व्यास ने भी इन बातों का ध्यान रखा है। गंगाधर व्यास के नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाधर व्यास की कविताओं में किसका प्रयोग यथास्थान हुआ है? तो गंगाधर व्यास की कविताओं को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि आ और बा का प्रयोग यथास्थान हुआ है। गंगाधर व्यास ने कौन कौन सी नई विधा प्रदान की है? तो गंगाधर व्यास ने जो नई विधा प्रदान की है उस विधा का नाम है शैर। शैर एक नई विधा इन्होंने प्रदान की है। गंगाधर व्यास ने भगवान से किससे तारने की प्रार्थना की है? तो वो भववारिधि से। भववारिधि यानी संसार सागर से मुक्त करने की, यानी तारने की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाधर व्यास के अनुसार कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपी क्या भूल गई? तो जो कृष्ण की बांसुरी जब गोपियों ने सुनी तो वो अपने घर की गैल अर्थात अपने घर का रास्ता भूल गई। फिर युवती ने छैल से कैसे होरी खेलने को कहा? तो युवती ने छैल से मनमानी होरी खेलने को कहा। फिर है अगला क्वेश्चन, पिया किसका वचन कर गए थे? पिया सुधी तेरस को आने का वचन कर गए थे। गंगाधर व्यास के अनुसार सजनवा कैसा है? तो गंगाधर व्यास के अनुसार सजनवा बेदर्द है, यानी उसको कोई दर्द नहीं है। राधा प्यारी कर जोड़कर कृष्ण जी से क्या कहती है? तो जो राधा प्यारी है वो कर जोड़ के अर्थात हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहती है कि जिन्हें जावे द्वार के गिरधारी, यानी जहाँ पर उस द्वारिका में चले गए हमारे गिरधारी जी, द्वारिका गए थे ना भगवान कृष्ण, उनके विषय में। फिर वृषभानु सुता की साड़ी किससे भीज गई? साड़ी अर्थात साड़ी। तो वृषभानु सुता अर्थात वृषभानु, वृष की जो पुत्री है, सुता माने पुत्री अर्थात राधा की साड़ी किससे भीज गई? तो राधा की साड़ी असुअन से भीज गई। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी गोकुल चले गए थे। फिर कृष्ण की छतियाँ कौन लगी थी? तो कृष्ण की छतियाँ कुबरी लगी थी। वियोगनी विधि से क्या ना देने का उलाहना दे रहे हैं? वियोगनी है जो विधि से जो है पापी पंख ना देने का उलाहना कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, जितनी भी वियोगी गोपियाँ हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे भी पंख मिल जाते तो मैं उड़ के चली जाती। नायिका के दोनों नयन कैसे हैं?
तो नायिका के दोनों नैनों को विषवारे कहा गया है। गंगाधर कवि के अनुसार युवती को संग न लेवा ले जाना वाला सजनवा कैसा है, तो उसे गंगाधर कवि ने युवती को संग न ले जाने वाले सजनवा को बेईमान कहा है। गंगाधर व्यास के अनुसार सखियाँ किसकी बस्ती त्यागने की बात कहती हैं, तो गंगाधर व्यास के अनुसार सखियाँ जो है श्याम सुंदर की बस्ती त्यागने को कहती हैं। गंगाधर व्यास की श्रृंगार संबंधी फाक किसके मारे ब्रज की कोई नारी बरखने नहीं बची है। यानी कि गंगाधर व्यास कह रहे हैं कि कौन श्रृंगार संबंधी जितने फाग हैं वो सारे फाग ब्रज की सारी नारियों के ऊपर कहे गए हैं। गंगाधर कवि ने भगवान के बिना किसका ना होना बताया है, तो गंगाधर कवि ने भगवान के बिना हितु यानी हित का ना होना बताया है। गंगाधर व्यास ने किस परंपरा का अनुगमन किया है, तो गंगाधर व्यास ने रीतिकाल की परंपरा का अनुगमन किया है। अगला क्वेश्चन है, गंगाधर व्यास ने किसकी काव्य परंपरा को विकसित किया, तो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि महाकवि ईसरी की काव्य की परंपरा को उन्होंने विकसित किया। महाकवि ईसरी ने जो परंपरा डाली थी, इस परंपरा को आगे ले जाने वाले अगर कोई कवि हैं तो वो हैं गंगाधर व्यास। तो गंगाधर व्यास का जन्म किस जाति या परिवार में हुआ, तो बच्चों ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और गंगाधर व्यास के ग्रंथ का जो नाम है वो देखिए, गौमहात्म्य, व्यंग पचासा, विश्वनाथ पताका। गंगाधर व्यास का ग्रंथ कौन सा है, अष्टायाम, द्वारका बिहारी और नीति मंजरी। तो इस प्रकार गंगाधर व्यास के प्रश्न आपके पूरे हो गए। अगला हम देखते हैं रामचरण हयारण मित्र। तो रामचरण हयारण मित्र का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म बच्चों झांसी में हुआ था। रामचरण हयारण मित्र का जो प्रारंभिक काव्य सृजन था वो किस प्रकार का था जानते हो आप, इनका मानक हिंदी का था, खड़ी हिंदी यानी स्टैंडर्ड भाषा का। रामचरण हयारण मित्र को किससे प्रेरणा मिली थी, इनको श्री घासीराम व्यास से प्रेरणा मिली थी। रामचरण हयारण मित्र के काव्य में किस रस की प्रधानता है, तो अगर हम देखें तो उनके काव्य में श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस तीनों ही रस पाए जाते हैं। कवि होने के साथ ही मित्र जी और क्या थे, तो कवि होने के साथ ही मित्र जी लेखक भी थे और शोधकर्ता भी थे। ठीक है, अनुसंधान जो करते हैं उसे शोधकर्ता कहते हैं। मित्र जी के काव्य में किसका स्वाभाविक चित्रण हुआ है, तो मित्र जी के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। मित्र जी ने कैसे छंद अपनाए हैं बच्चों, तो इन्होंने नए नए छंद अपनाए हैं। मित्र जी का जो कवि हृदय है वो उपदेश बनकर किसको उपदेश देने लगता है, तो वह कृषक ललनाओं को उपदेश देता है। कृषक ललनाओं का मतलब जो कृषक के जो पुत्र हैं। मित्र जी की कविता में किस प्राचीन छंद का प्रयोग हुआ है, तो हम देखते हैं कि फाग, कुंडलियाँ और कवित्व तीनों ही छंद का प्रयोग इनकी कविता में हमें देखने को मिलता है। मित्र जी किसके रूप में स्मरण किए जाते रहेंगे जानते हो बच्चों, तो मित्र जी कवित्व के रूप में क्योंकि इन्होंने कविता लिखी, बुंदेली गायक के रूप में क्योंकि गाते भी हैं, और शोधक के रूप में जो रिसर्च करते रहे, यानी कि सभी। मित्र कवि को किसी घनी छैया नहीं भूलती है, मतलब किसी की घनी छैया नहीं भूलती। किसको, मित्र कवि को, क्यों, क्योंकि आमों और जामुन यानी आम और जामुन के जो पेड़ रहते हैं वो बहुत घने होते हैं, उनकी छाया भी घनी होती है, तो वो उनकी छैया नहीं भूलती है। मित्र की कविता तरैया भीन चली के अनुसार युवती के सजन कैसे थे, तो उनके अनुसार जो युवती के सजन थे वो समर जुझारू थे। जुझारू यानी योद्धा। तरैया भीन चली में मित्र जी की मनिया कविता में रजनी बुझाई कैसे नैना चमकने का वर्णन किया है। उन्होंने रत्नारे नैना, रत्नारे यानी लाल नैना। मित्र जी की भोर कविता में बड़ी भुजाई ने बकरी का क्या कर डाला, तो टाल टकोरा कर डाला। टाल टकोरा का मतलब जो पहले कच्ची ज़मीन होती थी ना उसे
झाड़ी बुहारी दे करके फिर गोबर से उसे लीप दिया करते थे। वो जो गोबर से लीपना ही टाल टकोरा कहलाता है बुंदेली भाषा में। फिर मित्र की भोर कविता में मान कुंवर ने क्या भर दिया, तो सब कूड़ा करकट भर दिया। मित्र जी की मनैया कविता में उजियारी कहाँ रुको है, तो यानी कि अंधियारी के आंचल भीतर। उजियारा कहाँ रुका था, जो अंधेरा था उसके आंचल के भीतर था। युवती के दोनों उरोज किस प्रकार उकस रहे थे, तो सावक कलभ कुंभ से। मनिया कहाँ चल दी थी, तो मनिया जो है गैया दोबे, यानी सुबह सुबह जो होते जो गाय थी तो गाय का दूध निकालने के लिए चल दी थी। भौजाई की करधोनी का क्या काम करने में बजने लगी थी, तो मठा भगत भवत में, यानी कि पहले आपने देखा होगा ना, एक बड़ी सी मटकी हुआ करती थी और उसमें रस्सी फंसा के बड़ी सी मथानी होती थी, उसको दोनों साइड से क्या कहते भाते थे। तो जब भाते थे तो बॉडी भी उसी प्रकार से मूवमेंट करती थी, तो जो आभूषण पहने रहते थे उनकी आवाज़ आती थी जैसे करधनी की। उसी के विषय में यहाँ पर उन्होंने बताया है। देवन की मनिया कहाँ चल दी थी, गैया दोबे। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। भरतार सज बनकर क्या करने को गए थे, तो जो भरतार जो आए थे वो सज बन कर के युद्ध करने को तैयार गए थे। भरतार विजय करने को गए थे अभय राज अजयगढ़ की, मतलब अजयगढ़ एक राज्य था, उसकी विजय करने गए थे। फिर देवन की तिरियां मन में किसके लिए ललचाती हैं, तो देवन की तिरियां मन में बुंदेलखंड की धरती में जन्म लेने को जो है ललचाती हैं। इतना अच्छा है कि स्वर्ग से भी बढ़ के है। मित्र जी की कविता बुंदेलखंड की धरती के अनुसार बुंदेलखंड में कौन कौन सी नदी बहती है। तो अगर हम इन नदियों की बात करें तो हम पाते हैं कि बनावटी, आकर्षक और उबाऊ नदी का वर्णन किया है, यानी कि माफ़ कीजिएगा, मित्र जी के काव्य में बुंदेलखंड की जो प्रकृति है उसका वर्णन किया गया है। तो इन्होंने जो बनावटीपन है, स्वाभाविकता है, आकर्षक है, वो सारी चीज़ों का प्रयोग किया है। अगर नहीं किया है तो उबाऊपन का नहीं किया। मित्र जी के अनुसार बुंदेलखंड की भूमि की का ऋतुएँ क्या करती हैं, तो उनके अनुसार अपकार करती हैं ऋतुएँ। मित्र की कविता भोर के अनुसार बड़ी भुजाई ने किसके कुएं का मीठा पानी भर लिया, तो बड़ी भुजाई ने माते जी के कुएं का मीठा पानी भर लिया। मित्र की कविता भोर के अनुसार किसने सारों का सब कूड़ा करकट भर लिया। जितने सार मतलब होते हैं वो स्थल जहाँ पर जानवर वगैरह बांधे जाते हैं उसको सार बोलते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जितना भी कूड़ा करकट है वो सब भर लिया। मित्र जी के काव्य में किस रस की प्रधानता है, तो हम देखते हैं श्रृंगार रस भी मिलता है, शांत रस भी मिलता है और वीर रस, यानी तीनों रस इनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। मित्र जी की शुद्ध बुंदेली कविताओं का संकलन किसमें है, तो शुद्ध बुंदेली कविताओं का संकलन लोक गायनी और लौलैया में है। इस प्रकार से मैंने आपको आज 2 कवि करा दिए। समय बहुत कम है, कल कोशिश करूँगी फिर से एक नया वीडियो डालने का। तो ये बच्चों अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिले। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला जो वीडियो बनाऊँगी तो उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।